तो भाई कैसे हैं आप लोग? आ चुके हैं आज हम लोग नए लेक्चर के साथ, और वो लेक्चर होने वाला है आपका प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, देखिए कोई बहुत टफ चीज़ तो है नहीं, बस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानना है और कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ईजिली हो जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान से देके सुनिएगा, सिर्फ सुनने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। हेडफोन लगाइए, ध्यान से सुनिए, समझिए, और ये कंप्लीट होने वाला है। इसको देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर जाने की, ठीक है। इसको देखने के बाद इस चैप्टर के लिए आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे। तो द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पार्ट 1, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो भाई पहली चीज़ क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, कौन होते हैं ये, इनके बारे में पढ़ना है। सिर्फ अंडरलाइन पार्ट पे फोकस करिएगा, वो सबसे मेन बात है, जिसको जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, उसको हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। आप उस वर्ड के थ्रू पूरी चीज़ को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। एट द एंड जब ये वीडियो एंड हो जाएगी, आप अपनी आंखें बंद करोगे, टॉपिक्स को लिख लोगे और ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करोगे। चलो भाई देखते हैं क्या है। द प्रेसिडेंट जो होता है, इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है यार, वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। क्या होता है वो? सबसे पहली बात कि वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। एग्जीक्यूटिव हेड का मतलब सारी जो कंट्रोल होता है इंडिया का एग्जीक्यूटिव बॉडी का, उसके हाथ में रहता है, ठीक। अच्छा, शी इज़ द हेड ऑफ स्टेट, सारे स्टेट का हेड होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो प्राइम मिनिस्टर को क्या करता है, ठीक, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को फॉलो करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस को मानने के उससे बाउंड होता है। अब इसका मतलब समझते हैं। देखो लिख तो गया है, अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में बाई चांस मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में रह रहे हो, ठीक है, किसी स्टेट में रह रहे हो, किसी सिटी में रह रहे हो, ठीक। उस सिटी का जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, ठीक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको आप क्या बोलते हो, सांसद बोलते हो, ठीक है, वो होता है। वो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटीज़ से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हो। ये ढेर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, ठीक है, लोकसभा में बैठते हैं। इन्हीं लोकसभा में किसी एक जगह का सांसद क्या बनता है, जिसकी पार्टी होती है, जिसकी पार्टी में इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, उसको लोग क्या बना देते हैं, पीएम बना देते हैं, ठीक। उन्हीं में से ढेर सारे लोकसभा में मेंबर बैठते हैं। अभी आप लोकसभा पढ़ चुके हो, लोकसभा में आपने क्या पढ़ा कि यार 550 मेंबर्स होते हैं, प्रेजेंट टाइम में 543 हैं, और 20 नॉमिनेट होते हैं, 530 इलेक्ट होते हैं स्टेट से। अगर ये नहीं मालूम है तो प्लीज़ जाकर यूनियन पार्लियामेंट को देखो। और बेसिक, बहुत बेसिक से हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बहुत ईजिली, बहुत बेसिक से। अगर जिसको कुछ नहीं भी मालूम है इस पॉलिटिक्स के बारे में, वो भी समझ जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बताना चाह रहे हैं एक बार फिर से देखते हैं। अभी तक हमने आपको क्या बताया, कुछ नहीं बताया। क्या बताने जा रहे हैं वो समझिए। अभी हमने आपसे कहा कि जो ढेर सारे ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर हैं, ये जाके कहाँ पे बैठते हैं, ये जाके बैठते हैं लोकसभा में, ठीक। इस लोकसभा में इन्हीं मेंबरों में से किसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसको सांसद भी बोलते हैं, उसको क्या बना देते हो आप, पीएम बना देते हो। अच्छा, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे भी। ये डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू बन जाते हैं। इनका इलेक्शन क्या होता है, डायरेक्टली होता है। फिर क्या है, ये जो हैं इन्हीं में से कुछ लोगों को पोर्टफोलियो मिल जाता है। इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कुछ लोगों को मिनिस्टर बना दिया जाता है, ठीक। और मिनिस्टर बनाता कौन है, पहले इन्हीं मेंबर में से कौन बनता है, पीएम बन जाता है। फिर वो पीएम का काम क्या होता है, मिनिस्टर्स को बनाता है। ये नेक्स्ट चैप्टर में फिलहाल हम पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए देखते हैं। तो फिर ये मिनिस्टर बनते हैं। फिर ये ढेर सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, इनको पोर्टफोलियो मिलता है। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, पोर्टफोलियो का मतलब ये है भाई कि उनको एक ब्रांच मिल गई, जैसे कि रेलवे मिनिस्ट्री मिल गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल गई, कोल मिनिस्ट्री मिल गई, ठीक है, या फूड इंडस्ट्री मिल गई, एग्रीकल्चर सेक्टर मिल गया। तो ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं, ठीक है। और इसकी भी कंडीशन होती है कि इससे ज़्यादा लोगों को मिनिस्ट्री मिल नहीं सकती। तो अब होता क्या है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, पीएम बन गया। फिर पीएम क्या करता है, पीएम को बनाता कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है आपके पीएम को। फिर पीएम जब बन जाता है तो पीएम बताता है इनको, पीएम फिर क्या कहता है, प्रेसिडेंट से कहता है कि इनको पोर्टफोलियो दे दो, इनको पोर्टफोलियो दे दो, इनको दे दो, या बाकी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको ये क्या कराता है, ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट, ठीक। अभी प्रेसिडेंट कैसे बनता है ये बात करेंगे। अभी
ये जो बाउंडिंग वाली बात बोली गई ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाउंड होते हैं, ये बात को अभी हम समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट पीएम को तो नॉमिनेट कर देता है, फिर बाकी जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको ओथ दिलाने का, नॉमिनेट करने का काम प्रेसिडेंट करता है। किसकी एडवाइस पे? पीएम के एडवाइस पे। पीएम की एडवाइस बाइंडिंग होती है। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस का बाइंडिंग होता है? प्रेसिडेंट बाइंडिंग होता है। देखिए पीएम अगर प्रेसिडेंट पीएम की बात ना माने, प्रेसिडेंट अगर पीएम की बात ना माने तो पीएम क्या करेगा? पीएम अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कहेगा या अपने जितने भी मेंबर से कहेगा कि प्रेसिडेंट इसको हटाने के लिए एक मोशन पास करो, एक बिल पास करो। बिल क्या? एक तरह का डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू अगर वो सब पे उसकी सहमति हो जाती है तो प्रेसिडेंट को निकाला जा सकता है। तो इस तरह से पीएम प्रेसिडेंट के ऊपर कंट्रोल करता है। और दूसरी बात लॉ में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को इनकी बात माननी पड़ती है, इनकी एडवाइस माननी पड़ती है। तो भाई ये बात देखो इतनी पूरा डिस्क्राइब करती है। बस इसमें हमने क्या आर्टिकल नहीं मेंशन किए हैं, क्योंकि आर्टिकल्स आपके में पूछे भी नहीं जाते हैं। ठीक है, उतना ही पढ़ना जितना आपके में आना है, उससे ज़्यादा का पढ़ने के कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए भाई अब क्वालिफिकेशन आगे क्या बात है? द कॉन्स्टिट्यूशन मेक नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज हिज फंक्शन इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वही बात जो मैंने बताई। दूसरी बात क्या बताई थी हमने? यही बात बताई ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे जितना है वो काम करता है। ठीक है, अपने जितने भी फंक्शन करेगा प्रेसिडेंट, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसे कहेंगे वो करेगा। ठीक है, असल में देखो प्रेसिडेंट की सिग्नेचर या प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बिना कुछ होता नहीं है। लेकिन क्या प्रेसिडेंट उठा के ऐसे ही सिग्नेचर कर देगा किसी भी चीज़ पे? नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रिकमेंड करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन रिकमेंड करता है? पीएम करता है। तो कुछ इस तरह से आप इस चीज़ को समझिए, पीएम कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं किससे? प्रेसिडेंट से। ठीक है, कुछ इस तरह से बात चलती है। ये बाइंडिंग होती है इनके ऊपर एडवाइस, इनको माननी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस। ठीक है, कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन लोग कहेंगे सर किसी के पास इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। देखो यहाँ पे किसी की डोमिनेंस को कंप्लीट डोमिनेंस ना देने के लिए किसी ना किसी को किसी के ऊपर एक कंट्रोल दिया गया है। ठीक है, बात ये है, बस इतनी सी। अब दूसरी चीज़ क्या है? फिर पढ़ते हैं ज़रा सा क्वालिफिकेशन। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो मतलब तुम भी चाहो तो प्रेसिडेंट बन जाओ, ऐसा हो सकता है। आप सिटीज़न हो इंडिया के, आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर होनी चाहिए। ठीक, आप इलेक्शन ऑफ लोकसभा, आपने लोकसभा का इलेक्शन जीता हो, मतलब कहीं से ना कहीं से सांसद बने हुए हो। ठीक है, आप ऐसे ही नहीं बन सकते हो, कहीं ना कहीं के आपको सांसद होना चाहिए। इस टाइम प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू में, वो कहीं ना कहीं से क्या होंगी? सांसद होंगी, इसलिए उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के अलावा आप कहीं और प्रॉफिट वाला काम ना कर रहे हो कि जहाँ से आपकी प्रॉफिट शेयरिंग आ रही है। पता चला नेशन के लिए ना सोच के आप अपने प्रॉफिट के लिए सोच रहे हो। ठीक है, इसलिए आप कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या अदर कहीं ब्रांच में काम नहीं कर सकते हो। अ कैंडिडेट कैन मस्ट बी इलेक्ट एज अ प्रेसिडेंट वन और मोर। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, कोई भी कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए एक या एक बार से ज़्यादा बन सकता है। वन और मोर देन वन सिटिंग प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर ऑफ यूनियन स्टेट इन नॉट डीम होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक से ज़्यादा बार बनाया जा सकता है प्रेसिडेंट। मतलब इस बार बन गया प्रेसिडेंट, फिर जीत गया, फिर बना दिया गया, फिर जीत गया, फिर बना दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया गया तो दोबारा नहीं होता। अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 2 बार से ज़्यादा शायद वहाँ नहीं बनते हैं। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में पढ़ना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करते हैं। देखो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली इलेक्ट कर लेते हैं हम लोग क्या बनाते हैं? हम लोग किसको वोट देते हैं? हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है, अभी इलेक्शन होता है तो आप किसको चूज़ करते हो? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज़ करते हो। वो ढेर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं? जाते हैं लोकसभा में बैठते हैं और लोकसभा में आपस में जो पार्टी जीतती है उन्हीं में से कोई एक क्या बन जाता है? प्रेसिडेंट बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। ये तो क्या हो गया? डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। प्रेसिडेंट में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है? हम लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं उनके लोगों को। ठीक, अब देखो प्रेसिडेंट कैसे होते हैं वो देखना है। इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, मतलब एक आदमी का एक ही वोट होता है। ठीक है, और सीक्रेट बैलेट के थ्रू किया जाता है, बैलेट सिस्टम, ईवीएम के थ्रू नहीं। ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई ऐसा इशू क्रिएट हो जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके तो उस पर जो भी डिस्कशन, डिबेट या रिजॉल्व करने की बात करेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट करवाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके करवाता होगा।
ठीक। फिर आता है कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए कौन कौन लोग शामिल होते हैं इलेक्ट्रेशन में, उसके प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ये बात याद रखनी है कि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है। अब उनको इलेक्ट करने के लिए कौन कौन बंदे होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के होने चाहिए, जैसे कि क्या, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों लोग वोटिंग करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दो होते हैं, लेकिन हर जगह लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल नहीं है, बताया था, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह नहीं है, हर जगह क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो काउंसिल हर जगह नहीं है, काउंसिल कुछ ही जगह है, जैसे यूपी में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में है, इन सब कुछ कुछ जगहों पे हैं, ठीक है, वहाँ पे है नेशनल, और क्या कहते हैं, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक, दोज हु, क्या लिखा है, एंड दोज ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। देखो एक बात क्या है, इन्होंने क्या कहा कि कितने लोग इलेक्ट कर सकते हैं, कितने लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में टेक पार्ट करते हैं, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर, नेशनल कैपिटल और दिल्ली, मतलब जो यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उसमें से दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रेसिडेंट के उसमें कंपोजिशन में कौन कौन होता है इलेक्टोरल कॉलेज में। पहली बात तो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, इससे ज़्यादा कोई बहुत टफ बात नहीं है। दस द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और नॉमिनेटेड बाय द ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव एंड द मेंबर बोथ इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट। देखिए आपने ये तो पढ़ लिया कि कौन बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, कि कौन कौन कर रहा था, फिर से बता रहे, लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, और यूटी कहाँ कहाँ की, दिल्ली और पुडुचेरी के यूटी वाले बंदे। अब ये बताया गया है कि कौन कौन नहीं करेगा। देखिए पार्लियामेंट के जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं, मतलब जो इलेक्शन से जीते नहीं, जिनको नॉमिनेट किया गया था, वो नहीं टेक पार्ट करेंगे, ठीक है। दस द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे, ना ही नॉमिनेटेड मेंबर करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। ये बात क्लियर हुई, मतलब ना ही नॉमिनेटेड मेंबर कर रहे हैं यहाँ पे पार्लियामेंट के, और ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉमिनेटेड मेंबर। कुल मिला के इतना याद रखो, नॉमिनेटेड मेंबर, इन सबके नॉमिनेटेड मेंबर टेक पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। और बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो चाहे इलेक्टेड हो और चाहे नॉमिनेटेड हो, दोनों ही नहीं लेते हैं। मतलब हर स्टेट में, जैसे उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, तो उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का ना इलेक्टेड मेंबर टेक पार्ट लेगा और ना ही मतलब देखो यहाँ से देखो, इसको हम सही से बनाते हैं। मतलब देखो मान लो ये यूपी है, यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्टेड वाला बंदा, ठीक है, इलेक्टेड वाला बंदा भी पार्ट नहीं ले सकता, ना ही नॉमिनेटेड वाला ले सकता है, ठीक है। मतलब काउंसिल पहली बात तो हर जगह होती नहीं, और अगर है भी तो उनके दोनों बंदे कोई पार्ट नहीं लेते हैं इसको करना। लेजिस्लेटिव असेंबली के से कौन सा बंदा पार्ट लेगा, इलेक्टेड वाला पार्ट लेगा, लेकिन नॉमिनेटेड वाला पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। सेम एज इनके लिए, लोकसभा राज्यसभा के लिए भी इन दोनों के भी क्या, इलेक्टेड वाले बंदे क्या करते हैं, टेक पार्ट लेते हैं, और नॉमिनेटेड वाले क्या करते हैं, सिर्फ तमाशा देखते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है आगे, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ द इलेक्शन, क्या प्रोसीजर है इलेक्शन का, ये देखते हैं। ये फॉर्मूला भाई आप देख लेना और ये याद कर लेना, ठीक है, ये देख के याद कर लीजिएगा आप। देखिए क्या है इसमें, क्या प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक, विधानसभा जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, हिंदी में लिखा हुआ है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अकॉर्डिंग द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए। देखिए एमएलए का वोट का वैल्यू कैसे आता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, जिस स्टेट में हो वहाँ की टोटल पॉपुलेशन को ऊपर लिख दिया, अपॉन में क्या लिखा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली,
मतलब जैसे आप यूपी में हैं, यूपी की बात करते हैं, यूपी में है तो यूपी के जितने भी पॉपुलेशन है तो ऊपर लिख दी हमने टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, अपॉन में इस पॉपुलेशन ने कितने बंदों को अपनी विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठा रखा है, ठीक, कितने नंबर में बैठा रखा है, तो एलए के मेंबर, ठीक है, एलए के मेंबर नीचे रख दिए कि कितने मेंबर इलेक्ट होके गए हैं वहाँ पे, टोटल नंबर, टोटल मतलब चाहे अपोजिशन हो चाहे इधर हो, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसको 1/1000 से, जो भी वैल्यू आएगी वो एक वोट की वैल्यू बनेगी, किसकी, एक एमएलए के वोट की वैल्यू बनेगी, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के। अच्छा, ये तो आपने लेजिस्लेटिव असेंबली की बात पढ़ ली। अब एमपी की बात किया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या हुआ सीन, देखो जितने नंबर ऑफ वोट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ द स्टेट, ठीक, जितने भी स्टेट के अंदर एमएलए के वोट्स हैं अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या है, नीचे देखिए, नीचे टोटल एमपीज की बात की जा रही है, वो चाहे अपोजिशन के हों और चाहे पर्टिकुलर पार्टी के हों, तो यहाँ पे लिखा जाता है टोटल एमपी, मेंबर ऑफ, टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ऊपर क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ द स्टेट, ठीक है, जितने टोटल वोट्स हैं एमएलए के पास उस स्टेट में, वो ऊपर लिखते हैं, इससे बनता है एमपी का वोट, ठीक है, फिर इस हिसाब से वोट की पोलिंग की जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं ज़रा, रीज़न फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन, रीज़न फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन को देखते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। तो भाई रीज़न ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन समझते हैं। हमको लगता है कि कुछ लोगों को ये चीज़ मेरे ख्याल से सही से समझ नहीं आई है ना, ये है ना। चलो हम तुम्हें सिंपल से एक बात समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें फंसें तुम लोग को आने ले कल में। देखो कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब है बाई चांस ए बी और सी 3 लोग हैं, इनको 550 लोगों ने वोटिंग डालनी है। अब इनडायरेक्टली देखो, तुमने इन 550 लोगों को बना दिया, तुमने तो डायरेक्टली इनको चुन लिया, और ये लोग उनको चुन लेते हैं, है ना, ये लोग उन लोगों को चुन लेते हैं जिनको बनाना होता है। तो तुम कह सकते हो कि एक तरह से डायरेक्ट इलेक्शन था। लेकिन प्रेसिडेंट को बनने के लिए, अब ये प्रेसिडेंट के लिए 3 लोग खड़े हो गए, अब 550 लोग वोट डालेंगे, तो ये नहीं होगा कि एक इनको डाल देगा एक इनको डाल देगा। ये जो वर्ड एक यहाँ पे बार बार आ रहा है, ये जो एक वर्ड आता है यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको समझना बड़ी चीज़ है कि ये क्या है। हम तुमको ये बताने जा रहे हैं, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ समझना है आपको, ठीक है। 2 मिनट का काम है, देख के समझ में आता है तो अच्छी बात है, वरना तो रटन विद्या भैया आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे, मेरी बात तो मानने से रहे आप लोग, ठीक है। देखो क्या बात है, अगर 3 लोग प्रेसिडेंट के उसके लिए उम्मीदवार के लिए खड़े हो गए हैं, अपने आप को कहा गया है कि भाई हम खड़े हैं, तो ये 550 लोग पता है किस तरह से प्रेफरेंस वाइज वोट करेंगे। मतलब 550 लोग इस तरह से वोटिंग नहीं करेंगे कि कुछ लोगों ने ए को दे दिया, कुछ लोगों ने बी दे दिया, नहीं, उनसे पूछा जाएगा आप में इन सबसे ज़्यादा 300 किसको पसंद है। तो मान लो ये पसंद किए गए 40% लोगों से, ये पसंद किए गए 30% लोगों से, और ये पसंद किए गए 20% लोगों से। मतलब एक आदमी 3 वोट डालेगा, एक आदमी 3 वोट डालेगा। अच्छा, 3 वोट डालना नहीं है, यहाँ पे 3 वोट नहीं डालेगा, वो अपनी प्रेफरेंस बताएगा कि हम चाहते हैं ये बंदा सबसे नंबर 1 पे है, ये बंदा थोड़ा कम डिजर्विंग है, ये सबसे कम डिजर्विंग है। कुछ लोगों ने इनको सबसे ज़्यादा डिजर्विंग समझा, कुछ लोगों ने इनको ज़्यादा डिजर्विंग समझा। लेकिन बेंचमार्क क्या थी, जिसके वोट 50% से ज़्यादा आएंगे उसको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। 550 लोगों ने इसी तरह से वोटिंग की। कुछ लोगों ने, मतलब जैसे हम आए, हमने वोट डालना चाहा, तो हमको मान लो ये 3 है, हमको प्रेफरेंस बतानी थी कि आप प्रेफरेंस बताइए। वोट डालना यहाँ पे ये नहीं कि हम खाली बी को डाले और चले गए, जैसे कि अभी नॉर्मली वोट होता है, वो लोग क्या कहते हैं, आते हैं बी को डालते हैं चले जाते हैं, या सी को डाला चले गए। यहाँ पे क्या है, हमको तीनों में बताना पड़ेगा, तीनों में। तो हमने सोचा कि तीनों में हमको बी वाला सबसे ज़्यादा पसंद है, इसको हमने फर्स्ट दे दिया, इसको हमने सेकेंड दे दिया, और इसको हमने थर्ड दे दिया। इस तरह से होता है, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हो गया। अच्छा, सब वोटिंग हो गई, ठीक, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो रिवाइंड मतलब पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, ठीक। हमने वोटिंग डाल दी, बात हो गई। अब हमने वोटिंग की, देखा वोटिंग का रिजल्ट आया, पहली वोटिंग, कई बार इस तरह से वोटिंग होती है, इस तरह से कई बार वोटिंग होती है, समझे, क्योंकि कैंडिडेट कई होते हैं। अब वोटिंग का रिजल्ट आया, कोई भी 50% के बेंचमार्क को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। तो जब पहली ही वोटिंग में कोई बेंचमार्क को प्रोसेस को क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये जो बंदे थे,
इनको क्या किया गया, इनको हटा दिया गया, कहा गया कि तुम पहली ही वोटिंग में सबसे कम वोट लाए हो, तुमको साइड कर दो, इनको साइड कर दिया गया। अब जिन लोगों ने ये जो 20% वोट इनको भी तो आए थे ना, 20% लोगों के हिसाब से ये फर्स्ट प्रेफरेंस थे, तभी तो इनके पास 20% वोट आया। तो इन्होंने कहा कि यार ऐसा है कि इनके जो 20% वाले लोग थे उनसे कहा गया कि अब ये तो चले गए, अब आप इन दोनों में चॉइस कर लो कि किसको। तो इनके 20% लोगों को वापस बुलाया गया जिन्होंने इनको पहली चॉइस माना था, उनको बुला के फिर से वोटिंग कराते हैं, फिर सेकेंड राउंड की वोटिंग होती है और वो लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी को चुनते हैं। अब मान लो इनके पास चला गया 12% और इनके पास आया 8%, तो इस हिसाब से इनके पास बन गया 52% और इनको मिल जाता है। ये होता है सिस्टम, और इस तरह से आपको कोई बताएगा नहीं इस क्लास में, जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया। तो आप अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ जाके देखिएगा, समझिएगा। इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फिलहाल इतना डीप आपसे पूछेंगे नहीं, आपसे सिर्फ फार्मूला पूछ लेंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा और वहाँ लिखाइएगा, लेकिन मैंने आपको नॉलेज के बेसिस के लिए आपको समझा दिया। रीज़न क्या है इनडायरेक्ट इलेक्शन का? देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो कौन शामिल होता है, यहाँ पे LA के मेंबर शामिल होते हैं, और हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है नहीं, मतलब सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल हर जगह नहीं मौजूद है, हर जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो अगर हम लोग काउंसिल के मेंबर को भी ऐड कर लें ये तो क्या होगा, पहले अच्छा ये रीज़न हम ये बता रहे हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्यों नहीं लेते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्यों नहीं लिया जा रहा है। इनडायरेक्ट इलेक्शन की बाद में बात करेंगे, काउंसिल को काहे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि काउंसिल हर जगह है नहीं, बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो बताइएगा। अब समझते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन के बारे में क्या बताया गया। देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होते हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं होता है, ठीक है। देखो इफ़ इलेक्टेड डायरेक्टली इट बिकम अ सेंटर ऑफ पावर, ठीक। देखो प्रेसिडेंट के पास भी पावर आ जाएगी PM जैसी, अगर वो भी डायरेक्टली इलेक्ट किया जाने लगा, ठीक। और दो पावर अगर एक साथ आ गई तो क्या होगा, क्लैश होगा, कोई भी डिसीजन नहीं हो पाएगा। प्रेसिडेंट को कुछ पसंद आ रहा होगा, PM को कुछ पसंद आ रहा होगा, और दोनों की पावर क्लैश करेंगी और डेवलपमेंट नहीं हो करवा पाएंगे इतनी अच्छी तरीके से, ठीक है। अच्छा पहला रीज़न तो ये हो गया। फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोटेक्ट द प्रेसिडेंट फ्रॉम बिकमिंग नॉमिनी ऑफ द रूलिंग पार्टी। देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या करता है, देखो ये भी प्रेसिडेंट क्या होता है, रूलिंग पार्टी, जो पार्टी जीती है उसी का कोई एक मेंबर होता है प्रेसिडेंट। अगर ये उस तरह से डायरेक्टली इलेक्ट करके बना दिया गया तो ये भी एक तरह से रूलिंग पार्टी का सबसे बड़ा फेस बन जाएगा। तो उस पार्टी का में भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, दो डिवीज़न देखने को मिलेगा, ठीक। इंक्लूजन ऑफ द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द इलेक्टोरल कॉलेज मेक द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट होल नेशन, दस दिस मैटर क्लियर वॉइस वुड बी गिवन टू द स्टेट एज वेल। देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टेट के मेंबर को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट इलेक्शन करवा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लूजन किया जाता है। देखो क्या का स्टेट लेजिस्लेटिव, बहुत ध्यान समझो, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर को भी इंक्लूड करते हैं। तो भाई हमको क्या समझना है यहाँ पे, कि ये बात समझनी है, यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर को इंक्लूड करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में मदद करता है। और इसमें क्या होती है, हर स्टेट के मेंबर्स आ जाते हैं। क्यों, हर स्टेट का मेंबर पहुंच गया ना वहाँ पे उनको इलेक्ट करने के लिए, तो उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है हर स्टेट से। लेकिन अगर हम ऐसे वोटिंग करें तो वो बहुत मैसिव वोटिंग हो जाएगी, जिसको कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हर बंदे से तो वोटिंग नहीं करवाई जा सकती ना, यहाँ पे इतना बड़ा इलेक्शन करने का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब ये भी आप लिख सकते हो कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और क्रेडिबल लोग वोट नहीं डालते हैं कभी कभी तो, ठीक है, जिनको कोई मतलब नहीं होता है, जैसे कि आपने देखा ही होगा 500 रुपये में वोट बिक जाते हैं। अब ओथ ऑफ ऑफिस, अब यहाँ पे पढ़ना है आपको ओथ ऑफ ऑफिस। इस चीज़ को ध्यान समझते हैं कि क्या है ओथ ऑफ ऑफिस, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिफोर एंटरिंग द ऑफिस, जब भी देखो प्रेसिडेंट इंटर करने से पहले प्रेसिडेंट टेक ओथ, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं मौजूद है तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो ओथ दिलाएगा, ठीक। पहले उनको ओथ दिला दी जाती है इंटरिंग करने, अपने ऑफिस में इंटर करने से पहले चीफ जस्टिस उन्हें ओथ दिलाता है, ठीक। अपने फंक्शन को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब फिर वो अपने फंक्शंस को पूरा करते हैं, और ये कहते हैं कि वो प्रिजर्व, बचा के रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया के लॉ को, और अपना सब कुछ अपनी सर्विस को दे देंगे, ठीक है। ये बात होती है, बस सिंपल सी बात है। इसमें सिर्फ ये होता है कि ओथ कौन दिलाता है, और अगर चीफ जस्टिस नहीं होंगे तब कौन ओथ दिलाएगा, ये बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर उसकी एब्सेंस में कौन ओथ दिलाता है, ये दो चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर यहाँ पे पूछा जाता है टर्म,
कितने साल के लिए होता है? देखिए 5 साल के लिए होता है, ठीक। जब वो ऑफिस में इंटर करता है उससे 5 साल तक, या वो चाहे तो पहले भी रिज़ाइन दे सकता है, ठीक है, रिज़ाइन देके चला जा सकता है। और ये अपना रिज़ाइन किसको दे सकता है? वाइस प्रेसिडेंट के पास सबमिट करेगा और अपनी सीट को क्या कर देगा? खाली कर देगा। लेकिन उसकी सीट के खाली करने के 6 महीने के अंदर ही क्या होना चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए। 6 महीने से पहले इलेक्शन होकर उसको बैठाना पड़ेगा नए बंदे को। ये नहीं कर सकते कि इलेक्शन उसने रिज़ाइन दे दिया, आप वाइस प्रेसिडेंट रूल कर रहे हैं, प्रेसिडेंट चला गया, वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने से ज़्यादा नहीं रूल कर सकते। उनको 6 महीने के अंदर फिर से इलेक्शन करके एक नया प्रेसिडेंट उसकी जगह पे बैठाना पड़ेगा, ठीक है। और प्रेसिडेंट को ऐसे ही मुंह उठा के कोई हटा नहीं सकता। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट कहते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या किसी के भी प्रोसेस को, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज, अरे यार बहुत पावर होती है इन लोगों के पास, ठीक है। इन लोग को रिमूव करना मतलब इम्पॉसिबल के करीब होता है, रिमूव नहीं हो सकते ये लोग, ठीक है। देखते हैं अब क्या पढ़ना है हमें? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के देखिए क्या प्रोसेस है भाई, ध्यान से देखते हैं, इम्पीचमेंट के प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। इम्पीचमेंट के प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई इम्पीचमेंट में क्या होता है? देखो इम्पीचमेंट में ये प्रोसेस है कि यार उसको रिमूव कैसे करते हैं। जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने ऑफिस से हटाया जा सकता है कब? जब उसने ऐसा कोई वायलेशन कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन कर दिया है। और इसको हटाने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 14 डेज की नोटिस भेजनी पड़ेगी भैया प्रेसिडेंट के पास। उसको हटाने के लिए उसी के पास नोटिस भेजनी पड़ेगी, भाई आपके खिलाफ इस मैटर पे आपको हटाने की बात की जा रही है, और 14 डेज बाद आपके खिलाफ वोटिंग होगी कि आपको हटाया जाए या ना हटाया जाए। इस बात पे चर्चा होगी। वोटिंग क्या? चर्चा होती है, डिस्कशन होगा। और इस डिस्कशन को करने के लिए भी एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर चार्ज करने चाहिए। मतलब क्या? अगर 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उसमें से कम 25 लोग इस बात से एग्री करें कि इनके खिलाफ डिस्कशन होना चाहिए, तब तो जाके डिस्कशन स्टार्ट होगा। मतलब डिस्कशन स्टार्ट होगा, उस पर बात विचार होगा, बात होगी, सोचेंगे उनको हटाने के लिए। ऐसे ही नहीं आके बात कर लेंगे प्रेसिडेंट को हटाने की बात हो जाएगी। पहले कम से कम 100 में 25 लोगों से वो होनी चाहिए, उनके ऊपर प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनेगा, बिल बनेगा, उस पर साइन होगी कि हाँ भाई इनके खिलाफ डिस्कशन होना चाहिए, तब वो डिस्कशन होना चालू होगा। फिर क्या? ये रेजोल्यूशन फिर 14 दिन बाद मूव किया जाता है कोर्ट में, मतलब सॉरी कोर्ट कह रहे हैं, वहाँ पे पार्लियामेंट में मूव होता है, ठीक है, हाउस में। और इनके चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। मतलब पहले हाउस में देखो इस तरह से प्रोसेस होता है कि ये बात तो समझ गए होगे कि 25 लोग होते हैं। पहली बात क्या है कि पहले हाउस में होती है वोटिंग। मान लो ये पहला हाउस लोकसभा है, ठीक, लोकसभा में हुई वोटिंग, और लोकसभा में ये हुआ कि यार ऐसा है कि इनके ऊपर ये चार्जेस हैं, फला फला चार्जेस करके इन्वेस्टिगेट हो, और इस क्लास में वोटिंग हो गई। फिर यहाँ से पास हो गया, यहाँ से पास होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। चाहे यहाँ से लोकसभा में पास हो या राज्यसभा में जनरेट होना चालू हो, दोनों में कहीं भी जनरेट हो सकता है। अगर राज्यसभा में हुआ तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में हुआ तो राज्यसभा में बिल जाएगा, जब लोकसभा से पास हो जाएगा तो राज्यसभा में जाएगा। जिस भी दूसरे हाउस में जाएगा उस हाउस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन चार्जेस जो उनके ऊपर लगाए गए हैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन क्या? जांचेगी, पड़ताल करेगी कि भैया ये जो लगाए गए हैं एलिगेशंस वो क्या सही हैं, ये गलत है, इस बात पे वो करेगी, ठीक। जब ये बात हो जाएगी, ठीक, इफ द रेजोल्यूशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इज पास बाय द सेकेंड हाउस, ठीक, दोनों हाउस से, ये नहीं है पहले हाउस से। मान लो पहले हाउस से पास होगा तो कैसे होगा पास? स्पेशल मेजोरिटी से होगा, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। टोटल मेंबरशिप का 2/3, कम से कम 2/3 मेंबर जब उस बात को साइन कर देगा तब पास होगा बिल, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी इसी को कहते हैं। मतलब 66 लोग हैं तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा? कम से कम आ जाएगा 66 पॉइंट कुछ %। मतलब 100 में 66 लोग कहें कि हाँ भाई ये जो चार्ज है, ये जो एलिगेशन है, ये सही है। अगर पहले हाउस से पास हुआ है, ठीक, और दूसरे हाउस में गया है तो पहले हाउस से पहले 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, फिर हो जाएगा राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी के पास होने से पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी राज्यसभा, फिर राज्यसभा में इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की सारी रिपोर्ट सामने रखी जाएगी और फिर वोटिंग होगी, और उस जगह पे भी वोटिंग में 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया अगर बिल,
ठीक है। तो प्रेसिडेंट को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर के लिए ये करना खेल है यार, उसके सारे मेंबर लोकसभा में बैठे हैं, जो पार्टी जीती है तो उसके तो सबसे ज़्यादा मेंबर लोकसभा में भी होने वाले और राज्यसभा में होने वाले हैं, तो वो कभी भी चाहेगा तो ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर एक अल्टीमेट पावर होती है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं भाई, पावर तो बहुत है, पावर तो ऐसे नहीं, पावर तो बहुत है। देखिए अभी आप यहाँ पे आप एक वर्ड जो बोला जाता है एग्जीक्यूटिव, उसको भी समझ जाओगे कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, असल में ये एग्जीक्यूटिव किस चीज़ को बोला जा रहा है बार बार, ठीक है ना। तो चलिए देखें क्या किस बात को बोला जा रहा है एग्जीक्यूटिव। देखो प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या हैं, देखो प्रेसिडेंट की पावर अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगह पे देखने को मिलती है। सबसे पहली बात आती है एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूट करते हैं हर चीज़ों को, वो करने में उसका हाथ है। जैसे क्या, ये पहली बात तो यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है, ठीक है, ये बात रखना। जितनी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होते हैं वो उसके नाम पे होते हैं, बिना इसकी सिग्नेचर के कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर भले कर लें, अगर जब तक उसके ऊपर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं होगी तब तक वो एक खाली कागज़ है, ठीक। जब तक प्रेसिडेंट साइन ना कर दे तब तक वो चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या आएगा, ऑर्डर करवा के वो करवा लेगा। तो कुल मिला के कंट्रोल तो भाई पीएम का ही है असली, प्रेसिडेंट भाई साहब को दिखाने के लिए हमको लगता है बैठाए हैं फिलहाल के लिए, ऐसा लगता है, ठीक। अब देखिए ही शी मेक अपॉइंट टू पोस्ट रन द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। ही शी अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्या है, वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक है। कहने का मतलब अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, सबसे पहले प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है फिर प्राइम मिनिस्टर उसको सलाह देते हैं कि फला फला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करो या ओथ दिलाओ, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ अगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है तो वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे अपॉइंट अ चीफ जस्टिस, और किसको किसको अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस को करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के जज को, गवर्नर को, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, ठीक है। ये इंटर स्टेट काउंसिल में जो स्टेट मतलब जितने भी काउंसिल होते हैं उनको प्रमोट करता है, वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनको भी अपॉइंट करता है। यूनियन टेरिटरी और बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास होती है, एक तरह से प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन मेनली अगर आप हमसे पूछो क्या चीज़, कौन से एग्जीक्यूटिव फंक्शन याद करने चाहिए जो आपको याद रहे और रट्टा भी ना मारना पड़े, सिर्फ सिंपल सी बात ये याद रखो कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है, बिना इसके सिग्नेचर के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। ये यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता है। ये किसको अपॉइंट करता है, पीएम को अपॉइंट करता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है पीएम की एडवाइस पे। पूरी बात याद रखना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है पीएम की एडवाइस पे, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, गवर्नर को अपॉइंट करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करता है। इतनी बात काफ़ी है एग्जीक्यूटिव पावर में पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेजिस्लेटिव पावर में। हम चाहते हैं कि आप पढ़ते ही पढ़ते याद भी कर डालो, आपको बाद में रट्टा ना मारना पड़े इन बातों का। फिर क्या लेजिस्लेटिव पावर, क्या लेजिस्लेट करता है, देखिए ही यूजली एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन। देखिए कहने का मतलब है जैसे बजट सेशन आया, आज 1 अप्रैल को बजट सेशन लगता है ना, ठीक। अब नया नया सेशन चालू हुआ, नया नया सेशन जब चालू होता है तो उस जॉइंट सेशन में, जॉइंट सेशन का मतलब क्या, लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठते हैं साथ में, ठीक। उस जॉइंट सेशन में हमको देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट आते हैं और उस पर अपने आप का पहला स्पीच देते हैं या बात करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट सेंड करता है, दोनों हाउसेस के पार्लियामेंट को मैसेज सेंड कर सकता है किसी इंपॉर्टेंट इशू पे, उन पे बुला सकता है, बात कर सकता है। प्रेसिडेंट समन कर सकता है, समन का मतलब समझ रहे हो, समन का मतलब बुला सकता है। प्रोरोगे मतलब किसी चीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक को बदल सकता है और उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करवा सकता है लोकसभा में, ठीक है। डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, मतलब खत्म कर सकता है लोकसभा को। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर को, ठीक है, राज्यसभा में, और किसकी एडवाइस पे, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये सब बातें आपने पढ़ रखी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें, कोई भी 3 से 4 5 बातें आप याद कर लीजिए अपने लिखने के लिए, और उनको आपको पेपर में लिखना है जिसको आप भूले ना, ठीक है। एनी बिल, अब ध्यान से देखिए क्या, एनी बिल कैन नॉट बी बिकम एक्ट, ठीक। मतलब कोई भी बिल, बोला ना लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा से बिल पास हो गया, अब प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होने की बारी होती है। किसी भी बिल पास करने के लिए 3 वो होते हैं,
एक होता है राज्यसभा, मतलब एक लोकसभा, फिर देन राज्यसभा, फिर आता है आपका प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं हुई ना, अगर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं हुई तो भैया वो बिल पास नहीं माना जाएगा, वो बिल एक सिर्फ बिल माना जाएगा, वो कोई लॉ नहीं बन सकता। यही बात उन्होंने बोली कि प्रेसिडेंट ने बाई चांस, मान लो ये क्या बात करी, बाई चांस देखिए ऑड एंड इवन का जैसे मान लो कि कल से कानून आ जाए कि हर एक इंसान को अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाना है और इसके लिए लॉ पास कर देंगे इन्वायरमेंट को देख, तो लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब ये बिल गया प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दी तो कल से सबके ऊपर लागू हो जाएगा, अलाउ करना पड़ेगा सबको अपने घर के बाहर एक पेड़ लगाना ही लगाना पड़ेगा, वरना जो भी वो फाइन वाइन रखे वो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने साइन नहीं की तो ये बिल एक बिल की तरह बन के एंड हो जाएगा और ये फॉलो नहीं किया जाएगा, मतलब ये एक तरह से लॉ नहीं बन के तैयार होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें, बिल नॉट बी अंटिल इम्प्रूव बाय द प्रेसिडेंट, ही शी में सेंड इट बैक टू द सम रिकमेंडेशन। वो चाहे तो बिल आएगा तो वापस भेज सकता है कि भैया इसको जाओ वापस से देखो देखो क्या इसमें गलती है, बट द सेकेंड टाइम ही हैज सेंड। देखिए कहने का मतलब क्या है, पहले हाउस से पास हो गया बिल, फिर दूसरे हाउस में गया, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट को बिल में कुछ खामियां लगी और बिल कुछ नहीं समझ आया तो वो वापस इनके पास भेज देगा। ठीक है, वापस इनके पास भेजेगा। जब वापस इनके पास भेजेगा तो लोकसभा या राज्यसभा को समझ में आया कि हाँ यार इसमें इंप्रूवमेंट करने लायक कुछ चीज़ें थी तो इंप्रूव कर दी, लेकिन लोकसभा को लगा नहीं हमने सही भेजा है बिल, मेरी चीज़ें सही हैं, तो वो क्या करेगा, फिर से इनके पास भेजेगा। और अगर फिर से इनके पास भेज दिया ना बिल तो प्रेसिडेंट के पास भी मौका नहीं होगा, प्रेसिडेंट को भी उनके पास क्या करना पड़ेगा, उनको प्रेसिडेंट को अपनी मंजूरी देनी ही देनी पड़ेगी। अच्छा 1976 है ना, जब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब तक नहीं हुआ था तब तक ये बात नहीं थी, प्रेसिडेंट ने अगर मना कर दिया सो मना कर दिया, लेकिन उसके बाद एक ऐसा अमेंडमेंट 42 या 44 में ऐसा अमेंडमेंट हुआ जिसके थ्रू ये किया गया। अमेंडमेंट क्या होता है बाद में देखेंगे, लेकिन ये जान लो कि पहले प्रेसिडेंट क्या मना कर सकता था लेकिन अब मना नहीं कर सकता। पहली बार तो वो रिटर्न कर सकता है बिल को, लेकिन दूसरी बार अगर वही बिल इनके पास आ गया, समझ रहे हो ना, ये बिल इनको पसंद नहीं आया था, कुछ कमियां थी तो इन्होंने वापस भेज दिया। अब इनको समझ में आया बिल में चेंज कर दें, लाओ यार प्रेसिडेंट ने कहा है चेंज कर दें भाई, बदल दें बिल को, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इनके एटीट्यूड या ईगो निकला इनके बंदों में तो इन्होंने कहा नहीं हम ऐसा ही बिल पास करेंगे, तो ये वापस उठा के भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास, और तब प्रेसिडेंट के पास भी मौका नहीं होगा कि उस पर साइन करके ठीक है नहीं ये बिल पास नहीं होगा, प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा और बिल को पास करना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अब बिल रिगार्ड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कैन ओनली मूव इन द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा मान लो यूपी को 2 हिस्सों में बांटना हो तो इसके लिए पहले क्या होगा, इसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट में ऐसा बिल पास होगा, पार्लियामेंट में लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उस डिस्कशन को करने के लिए भी किसकी असेंट चाहिए, प्रेसिडेंट की असेंट चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। गवर्नर ऑफ स्टेट में भी रिजर्व सम बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब अगर स्टेट ने स्टेट लेवल पे, मतलब मान लो स्टेट लेवल पे कोई बिल पास किया गया तो वहाँ का गवर्नर चाहे तो उस बिल को बचा के रख सकता है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, कि कोई बिल मान लो यहाँ यूपी में यहाँ के सीएम कोई बिल पास कर रहे हो, अगर सीएम कोई बिल पास कर रहे होंगे तो वो किसके पास जाए, मतलब गवर्नर उस पर देख रेख तो रखेगा, गवर्नर कहेगा रुको अभी ये बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे गवर्नर की भी तो सिग्नेचर लगती है जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट की लगती है। स्टेट में कौन करता है उसी सारे काम, गवर्नर कर रहा होता है, प्रेसिडेंट का बंदा होता है मान लो गवर्नर, वो काम वहाँ पे गवर्नर कर रहा होता है। अब गवर्नर तो सिग्नेचर करने से रहा, तो जब स्टेट के बिल्स पे गवर्नर सिग्नेचर नहीं करेगा तो गवर्नर क्या कहेगा कि मुझे ये बिल प्रेसिडेंट को दिखाने दो कि बिल कैसा है, तो उसकी कंसिडरेशन के लिए भी ये बिल रखा जा सकता है। सेकेंड क्या है, प्रेसिडेंट कैन प्रोमोगलेट एन ऑर्डिनेंस 123 इन शॉर्ट टर्म लॉ मेड ऑन द, देखो प्रेसिडेंट चाहे तो ऑर्डिनेंस को भी लागू कर सकता है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्परेरी एक तरह का लॉ होता है जो सबको मानना पड़ता है और ये लॉ कम से कम 6 मंथ तक चालू रहता है। ठीक है, रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट एंड पार्लियामेंट नॉट इन सेशन, और ये ऐसा कब कर सकता है, जब कैबिनेट ना हो, मतलब दोनों हाउस में बंदे ना हो और ऐसे कानून की ज़रूरत पड़ रही हो जिसकी मतलब कंट्री को उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, और उस लेकिन कानून बनाने का हक किसके पास है, लोकसभा के मेंबर के पास है और राज्यसभा, इनकी दोनों की आपसी सहमति से कानून बनता है। लेकिन ऐसी कोई कंडीशन रही कि इनके मेंबर और इनके मेंबर आपस में मिल ना रहे हों, या इन दोनों में मेंबर इतने हो ना कि एक कानून को बना के पास किया जा सके,
ऐसी कंडीशन में ये ऑर्डिनेंस बनाएगा और कुछ इमीडिएट एक्शंस लेने के लिए ऐसे कानून बना दिए जाएंगे ताकि जिनको सिर्फ 6 महीने तक लागू किया जाएगा। फिर से उसी कानून को बढ़ाने के लिए उस पर वोटिंग होगी, अगर होगा तो वो कानून लॉ बन जाएगा या और आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, दोनों हाउसेज में रीअसेंबल इफ इट हैज़ टू बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज व्हेन दे आर रीअसेंबल। और ये फिर से रखा जाता है जब रीअसेंबल होते हैं, हाउस मिलते हैं तो उनके सामने फिर से रखा जाता है। अगर वो लैप्स हो जाता है या रिप्लेस भी कर सकता है पार्लियामेंट चाहे तो उस लॉ को आगे लागू भी कर सकता है, मतलब अलाउ भी कर सकता है और ख़त्म भी कर सकता है। व्हेन ऑर्डिनरी बिल सेंट टू द प्रेसिडेंट, कब कोई नॉर्मल सा बिल अगर प्रेसिडेंट को भेजा जाता है पार्लियामेंट से, ही कैन गिव, वो चाहे तो उस बिल पे अपनी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान समझिए क्योंकि बहुत ढेर सारे पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सब पे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक पॉइंट पे इसके क्वेश्चन बना है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल पे क्या राय होती है, चाहे तो वो अपने बिल पे असेंट दे, मतलब अपनी मंजूरी दे दे कि भाई बिल को पास कर लो, या तो बिल को होल्ड करके रख ले, कह दे यार नहीं रुको हम ये बिल नहीं भेजेंगे अभी रखे रहने दो, या तो बिल को रिटर्न कर दे, अगर हाउ ए बिल इज पास अगेन बाय द, लेकिन वही बात है ना, अगर बिल को रिटर्न कर देगा वो तो बिल वापस से पार्लियामेंट के पास जाएगा, और पार्लियामेंट ने अगर फिर से वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट को अपनी राय मंजूरी देनी ही देनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें, फाइनेंशियल पावर हमको पढ़नी है ना। तो भाई अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं PYQs ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो भाई मुश्किल से 10 मिनट का टाइम दीजिए, 10 मिनट में आप PYQ समझ जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या हम अपना लेक्चर सुनने के बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं, मतलब कर पाएंगे या नहीं। तो चलिए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 1 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, क्या है द प्रोसीजर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं, रिमूव करने को, इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं, अरे यार बड़ा पतला है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट। ठीक है, लिखते जाइएगा, हम बोलेंगे सब कुछ तो लिखवा नहीं पाएंगे। द प्रेसिडेंट एड्रेस इज प्रिपेयर्ड बाई, द प्रेसिडेंट्स एड्रेस इज प्रिपेयर्ड बाई। देखिए ये स्पेसिफिक पेपर 2022 के सेकंड सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, द प्रेसिडेंट एड्रेस इज प्रिपेयर्ड बाई, जो प्रेसिडेंट किसके लिए करता है, कैबिनेट के लिए, जो कैबिनेट होते नहीं है उसके लिए करता है। अगर आपने लेक्चर में नहीं होगा तो आपके प्रीवियस ईयर में वो बातें कवर हो जाएंगी, इसीलिए हम कहते हैं, देखो मेरे ख्याल से ये चीज़ लेक्चर के बीच में कवर नहीं हुई है तो क्या हुआ, PYQ करते वक्त क्या कवर कर लेंगे हम लोग। जो चीज़ हमारी लेक्चर में नहीं हो पाई ना वो हमारी PYQ में हो जाएगी, इसीलिए लेक्चर और PYQ दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ बची रहती है। ठीक है, अ पर्सन शुड हैव कंप्लीट द एज ऑफ डैश टू एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट। कितनी एज हो जानी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए भैया, कितनी हो जानी चाहिए, 35 ईयर। कितने ईयर, 35 ईयर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल और जनरल इमरजेंसी व्हेन। कब भैया नेशनल और जनरल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, जब नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो। कब, जब नेशनल सिक्योरिटी को क्या हो, थ्रेट हो किसी चीज़ का, उस कंडीशन में जब हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होगा तो वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही मोटा चल रहा है अभी। चलिए भाई अगला क्या है, हु इज एम्पावर्ड टू प्रोमुलेट अ ऑर्डिनेंस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। किसके पास पावर होती है ऑर्डिनेंस को करने की, ऑर्डिनेंस की पावर किसके पास होती है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट। ठीक है, किसके पास होती है, प्रेसिडेंट। मैंने कहा ना हर वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका जो आपके लेक्चर में नहीं कवर हुआ है, और अगर लेक्चर में कवर हुआ है तो आप यहाँ आसानी से कर लेना चाहिए आपको। कुल मिला के अगर आप ये लेक्चर पूरा ले लोगे तो आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा, ICSE के लिए खास करके। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी शॉर्ट में आते हैं ज़रा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा गया है। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। आर्म फोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन होता है भैया, कौन होता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब। अब हम पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहे, प्रेसिडेंट लिख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नॉर्मल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अरे नॉर्मल टर्म क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का, कोई बता पाएगा, किसी को मालूम है? इतनी आसान सी बात है, कितना होता है, 5 ईयर। कितना होता है, 5 ईयर। राइट एनी वन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है,
कब आया? 2020 के। देखिए आपको लगातार क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 2019 2011 दोनों में पूछा गया हुआ है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राइट एनी वन सर्कमस्टेंसेस व्हेन द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी। अरे भैया कोई एक ऐसी सर्कमस्टेंसेस बता दो जिसके टाइम पे यार वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता हो। पहली बात तो ये मालूम होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में करता है। तो आर्टिकल 352 में वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। कब? जब नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो तब वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करता है। जब वॉर हो, ठीक है, वॉर हो, ठीक है, याद है, वॉर, एक्सटर्नल कोई वॉर हो जाए या आर्म्ड रिबेलियन जिसको कहते हैं, ठीक है, आर्म चलने लगे, अगर देश के अंदर ऐसी हालत होती है जहाँ पे आर्म्स का यूज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उस एरिया में क्या प्रेसिडेंट अप्लाई कर देता है? नेशनल इमरजेंसी लगा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी वन कंडीशन इन द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। एक ऐसी कंडीशन बताइए, ठीक, सिर्फ एक कंडीशन उन्होंने पूछी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 2 बार आ चुका है, हो सकता है इस बार आने की चांसेस है इस तरह के क्वेश्चन की, ठीक है, ध्यान से देखिए। एक ऐसी कंडीशन बताइए, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट इन स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के थ्रू वो क्या करे? एक ऐसी कंडीशन बता दी कि पार्लियामेंट लेजिस्लेट करे और सब्जेक्ट बना सके, मतलब स्टेट लिस्ट के अंदर भी वो कानून बना सके। एक ऐसा वो बताइए क्या है, कब ऐसा कर सकता है? पार्लियामेंट स्टेट की लिस्ट में कानून बना सकता है? नहीं, इसको हमने बताया था। पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट में बनाता है। देखो सेंटर कहाँ बनाता है? सेंटर जो होता है वो यूनियन लिस्ट में कानून बनाता है, स्टेट स्टेट लिस्ट में बनाता है और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों लोग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी होती है, कब? जब नेशनल इमरजेंसी होती है तब पार्लियामेंट, अरे यार बहुत ज्यादा गंदी राइटिंग लिख रहे हैं ना, थोड़ा सा साफ करते हैं। जब नेशनल इमरजेंसी होती है उस वक्त हमारा पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकता है, रूल बना सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है। लेजिस्लेट का मतलब ही यही है, ठीक है, उसके अंदर भी छेड़छाड़ कर सकता है या कानून बना सकता है। कब? ताकि नेशनल के प्रॉफिट के लिए, ठीक, नेशन के प्रॉफिट के लिए, नेशन प्रॉफिट में भी वो ऐसा कर सकता है। नेम द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए 2018 के स्पेशल पेपर में ये क्वेश्चन दिया और ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिए इतनी तरह से पूछा जा सकता है। नेम द प्रोसीजर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, या तो आपसे क्या आएगा, प्रोसीजर बताओ भैया प्रेसिडेंट को किस तरह रिमूव कर सकते हैं, या तो आपसे पूछ लेगा नेम द ऑफिशियल प्रोसीजर। ऑफिशियल प्रोसीजर रिमूव द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव, 2016 में ये पूछा भी जा चुका है। फिर या तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, व्हेन एंड हाउ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव, कब और काहे, कब। ये देखिए अगर वो मिसबिहेवियर करता हुआ पाया गया, अपने काम में मिसबिहेव करता है या रूल रेगुलेशन को तोड़ता हुआ पाया गया, ठीक, और हाउ कैसे, इम्पीचमेंट करके, कैसे, इम्पीचमेंट करके। इन तीनों के आंसर क्या है, कैसे रिमूव किया जा सकता है? इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। चलिए भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भैया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बता दो, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन तुमको बताना है, ठीक। देखो भाई एक इंपॉर्टेंट फंक्शन वाइस प्रेसिडेंट बनता ही काहे के लिए है? जब प्रेसिडेंट बीमार हो या अपना मतलब समझ लो इल हो, या अपनी सीट उनकी वैकेंट हो जाए, या कोई इमरजेंसी से उनको बाहर जाना पड़े, कुछ भी ऐसी काम हो जिसमें प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाती है, तब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। अनटिल अगर ऐसा नहीं होता तो वाइस प्रेसिडेंट क्या काम करते हैं? चेयरमैन का काम करते हैं। कहाँ पे चेयरमैन का काम करते हैं? ये चेयरमैन का काम कहाँ करते हैं? आपके राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में काम करते हैं। हु एडमिनिस्ट्रेशन द ओथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब। किसके कहने पे ये काम करवाते हैं? प्रेसिडेंट हैं, किसके कहने पे कराते हैं? प्रेसिडेंट ये काम करवाते हैं पीएम के कहने पे। पहले पीएम को अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट, मतलब पहले तो पीएम को अपॉइंट करते हैं, फिर पीएम इनको एडवाइस देता है कि किस किस काउंसिल मिनिस्टर को एडमिनिस्टर करना है, ओथ किस किस को ओथ दिलवानी है। तो मेरे ख्याल से ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज ऑर्डिनेंस। भाई ऑर्डिनेंस क्या होता है? पढ़ लीजिएगा ऑर्डिनेंस क्या होता है, ठीक है। अब आपको याद करना पड़ेगा, मैं ऑर्डिनेंस को क्या बता दूं। देखिए बस इतना बता सकता हूँ कि ऑर्डिनेंस 6 महीने तक लागू होता है। ऑर्डिनेंस तब लगाया जाता है जब दोनों सेशन ना प्रेजेंट हो, मतलब सॉरी दोनों हाउसेस ना प्रेजेंट हो पार्लियामेंट में,
तब ऑर्डिनेंस कौन पास करता है? प्रेसिडेंट। इसको ये बस जान लिए कि इसको प्रेसिडेंट पास करता है। ये एक तरह का टेम्परेरी रूल होता है जो प्रेसिडेंट लगाता है, 6 महीने के लिए लगता है। और अगर 6 महीने के बाद मिनिस्टर्स को ये समझ में आए कि हाँ यार ये सही चीज़ है, तो इसको और आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको भी एज अ बिल करके पास किया जा सकता है। और कब लगाया जाता है ये, तो मेरा काम यहाँ पे आपको ये नहीं है कि इन क्वेश्चंस के आंसर बताना। इन क्वेश्चन के आंसर तो आप ढूंढ ही लोगे यार, गूगल कर लोगे, नहीं तो आपके पास लेक्चर में हमने पढ़ाया ही है, लगभग सब कुछ कवर है लेक्चर में। मेन काम मेरा बस इसमें ये है कि आपको दिखाना, देखो ये चीजें पूछी गई हैं, ये चीजें पूछी गई हैं, सब कुछ करना, इनको जरूर याद कर लेना, क्या पता रिपीट होके आ जाए। जैसे कि आप अभी आप देख ही चुके होगे, 2-3 चीजें रिपीट हो चुकी हैं ऑलरेडी। स्टेट वन रीजन वाई प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। एक रीजन बताइए कि प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इलेक्ट क्यों करते हैं, जल्दी से सोचिए क्या रीजन हो सकता है। ठीक है, सोच लिया। स्टेट वन रीजन वाई प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली, देखिए बस इस 2 तरह से है ये, देखिए 2 बार पूछा जा सका है, 2018 और 2013, 2 बार पूछा जा चुका है। अब हम जानते हैं, मैंने तो लेक्चर में एक्सप्लेन किया ही है प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली क्यों इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, आपको भी देखना है, समझे? तो क्या प्रेसिडेंट को यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली। अब बहुत से लोग होंगे यार कि यार मुझे तो आता नहीं, मैं बताया दे रहा हूँ, एक रीजन मैं बता दे रहा हूँ, एक आप भी ढूंढिए जाके। सबसे मेन और इंपॉर्टेंट रीजन हम बता दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है कि प्रेसिडेंट को इनडायरेक्टली इसलिए इलेक्ट करते हैं, देखो डायरेक्टली इलेक्शन होता है पीएम का, अगर ये सेरिमोनियल हेड होता है, ये क्या होता है? सेरिमोनियल हेड होता है। सेरिमोनियल का मतलब होता है ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है और इसके पास कोई भी मतलब इसकी पावर, पहली बात तो क्लैश ना हो पीएम से। अगर ये भी डायरेक्टली इलेक्ट कर लिया गया तो इसके पास भी सेम पावर आ जाएगी जो पीएम के पास होती है, क्योंकि पीएम भी डायरेक्टली इलेक्ट होता है ना पीपल से। तो ये भी अगर डायरेक्टली इलेक्ट हो जाएगा तो सेम पावर आ जाएगी। तो पावर स्ट्रगल देखने को मिलेगा पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में, और कोई भी पॉलिसी सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि 2 लोगों के पास अपने पास एक इमेंसिबल पावर होगी, बहुत ज्यादा दोनों लोग पावर रखते होंगे। तो दोनों लोग अगर कोई पॉलिसी पे नहीं बन रहा है, दोनों के विचार नहीं मैच कर रहे हैं सोच, तो उसमें स्ट्रगल देखने को मिलेगी और पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए पहली बात तो इनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, और ये इनडायरेक्टली इसलिए भी इलेक्ट किए जाते हैं, जिसका मतलब सेरेमोनियल है कि ये इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं ताकि ये पूरी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर लें और पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट भी कर ले और इम्पार्शियल होके एक पार्टी की तरफ का ना होके ये काम करें। ठीक है, इसीलिए सेरेमोनियल हेड है। ठीक, कंप्लीटली इनके पास अथॉरिटी नहीं है, इनकी अथॉरिटी सुप्रीम है, क्योंकि इनकी सिग्नेचर के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? व्हेन कैन द प्रेसिडेंट यूज डिस्क्रिशनरी पावर टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर? कब प्रेसिडेंट डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है? जब कोई पार्टी मेजोरिटी गेन ना कर सके इलेक्शन के टाइम पे, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किसी को कहे कि आप आइए अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए। ज्यादातर प्रेसिडेंट उसी को बुलाते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा मेजोरिटी हो, उससे कहते हैं कि आइए आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए और हम आपको पीएम बना देंगे। कब करता है? जब कोई बंदा, जैसे कि मान लो 60% वोट लाने पे प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, कोई बंदा 60% ला नहीं पाए, एक 55 लाया और एक 50 लाया, तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को भी बुला सकता है स्टेज पे और कहने के लिए आइए आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए, हम आपको पीएम बना देंगे। ठीक है, हम आपकी पार्टी के बंदे को पीएम बना देंगे। तो ये हाथ में पावर किसकी होती है? प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है। ये डिक्शनरी पावर है कि वो किसी को भी यहाँ से बुला सकता है कि प्रेसिडेंट बनाने के। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा है, तो कहीं उसका मन घूम गया और उसने 50% वाले बंदे की पार्टी के मेंबर को बुला के पीएम बना दिया। देखो ऐसा होता नहीं है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए भी प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि उसने कम वाले नंबर के बंदे को क्यों बुला के पीएम बना दिया। जबकि अगर दोनों ही लोग इस नंबर को गेन नहीं कर पाए थे, मतलब क्या था, 60% वोट दोनों के, 60% जिसके पास आएगी मेजोरिटी वही उसी पार्टी का बंदा पीएम बनेगा। अब दोनों ही लोग नहीं ला पाए हैं 60%, तो प्रेसिडेंट को चाहिए ना कि जो सबसे ज्यादा लाया है उसी को बुला के बनाया पीएम उसकी पार्टी के। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो इसको भी बुला सकता है। क्यों? बुला तो लेगा, लेकिन उनको बताना पड़ेगा भैया कि आपने कम वाली पार्टी का काहे बुलाया मेंबर, ऐसा क्या वजह थी कि आपने 50% वाले पार्टी के मेंबर को बुला के पीएम बनाने की सोची। फिलहाल इस मेजोरिटी को टच करना जरूरी होता है। ठीक है, इसीलिए मेजोरिटी बनी ही होती है, जो बंदा मेजोरिटी गेन करेगा वो बनेगा। ठीक है, तो मेन चीज मैंने आपको बता दी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आप देखना है,
एक सर्कमस्टेंसेस व्हेन प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर यूजिंग हिज हर डिक्शनरी पावर। देखिए भैया ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो अब यहां से समझ लीजिए प्रॉपर। देखिए मैंने तो समझा दिया आपको, आप इसको प्रॉपर लिख के याद कर लो, एक लैंग्वेज अपनी बना लो लिखने के लिए, क्योंकि ये 2011 में पूछा गया, 6 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, क्या पता इस बार भी पूछ लिया जाए, क्या पता पूछ लिया जाए। व्हाट इज मीन बाय डिक्शनरी पावर, स्पेसमैन पेपर 2017 में भी आया, 2017 में पूछा भी गया है। सोचिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी वन इंपॉर्टेंट ओकेजन व्हेन प्रेसिडेंट कैन एड्रेस अ जॉइंट सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट। एक इंपॉर्टेंट ओकेजन बताओ जब प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को। कब जॉइंट सेशन को एड्रेस कर सकता है? देखो जो मेनली होता है मेरे हिसाब से वो बजट सेशन जब होता है, बजट, तो उस टाइम पे करता है। पहली बात तो बजट पे करता है, और क्या है पे करता है? मेरे ख्याल से बजट पे ही करता है। बाकी जॉइंट सीटिंग का भी उसके बाद प्रोविजन है, आर्टिकल 123 एक करके आता है, उसके थ्रू भी। फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं। आप एक इंपॉर्टेंट ओकेजन पूछा था, आप एक इंपॉर्टेंट ओकेजन बता देना भाई कि बजट सेशन के टाइम पे ऐसा करता है। हु हैज द पावर टू प्रोमulgate द ऑर्डिनेंस, मुझे बताने की जरूरत है कौन ऑर्डिनेंस की पावर रखता है? प्रेसिडेंट। 2014 में देखिए पूछा गया है, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे आपको आंसर बताना नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग अरे सर तो आंसर ही नहीं बता रहे हैं। अरे यार आंसर क्या, मैंने लेक्चर क्यों पढ़ाया? इसलिए कि मैं कहीं यहाँ आंसर बताऊँ फिर आपको हलवा फिर मिल जाए। मैं समझा रहा हूँ, देखो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, अब इसमें क्या ही समझाएं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, इतना डायरेक्टली किसी ने पढ़ रखा होगा तो आंसर लिख देगा। स्टेट 1 क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अरे यार स्टेट एक रीजन बताना है जिससे, मतलब एक रीजन वो बतानी है आपको। क्या बताना है? एक कहाँ गया 1 क्वालिफिकेशन, एक क्वालिफिकेशन नहीं बता पाओगे आप प्रेसिडेंट बनने के लिए। ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, लो ऐसे ही हो गया, कुछ भी लिख दो एक क्वालिफिकेशन के नाम पे। सेशन को प्रोमulgate करने की पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। अच्छा, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ये देखो आया है क्वेश्चन, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने लेक्चर पढ़ाते हुए बताया भी था। इलेक्टोरल, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज क्या था, ये अगर नहीं मालूम है तो भैया क्या लेक्चर पढ़ा आपने क्या पढ़ा? देखिए इसमें इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए क्या, फिर से हम याद दिलवा दे रहे हैं, इसमें इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। क्या है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन आ गया? राज्यसभा भी आ गया और लोकसभा भी आ गया। इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए। और क्या है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर होते हैं यहाँ पे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा के भी होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव के भी मेंबर होते हैं। और यूटी ऑफ कौन? दिल्ली और पुडुचेरी। तो भैया याद रखिएगा, मैंने तो लेक्चर के टाइम पे भी बताया और यहाँ पे भी बता रहे हैं। तो 2017 के स्पेस में 2014 में पूछा जा चुका है, क्या पता इस बार आ जाइए। ये सब आने के चांसेस हैं इन सब क्वेश्चनों के, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ नेशन। देखो बच्चों, हो सकता है कि आपके स्कूल में टेस्ट चल रहे हो और आप इसको सिर्फ टेस्ट के बेसिस पे तैयार करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मेरा मानना है एक बार चैप्टर ऐसा तैयार करो, दिमाग में ऐसा लेके चलो कि मुझे बोर्ड के लेवल पे तैयार करना है चैप्टर। बार बार बोर्ड के लिए एक बार पढ़ चुके हो, अरे यार मैंने डीप नहीं पढ़ा था, इस बार डीप पढ़ेंगे बोर्ड के लिए, ऐसा ना हो। ऐसा तैयार करो कि बोर्ड में काम आए, फिर आपको सिर्फ रिवीजन करना रह जाए बोर्ड के टाइम पे, ठीक है। चलिए भाई, अब आप नीचे के क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा, पढ़िएगा। मिलिट्री पावर पूछी गई है भाई, देखिए मिलिट्री पावर बताइए प्रेसिडेंट की क्या होती है, ये सब पढ़ाया हुआ है। इसके लिए, इसके आंसर्स के लिए आप लेक्चर में देख सकते हैं मिलिट्री पावर क्या होती है। अब ये नहीं पूछा है कि वो वाली मिलिट्री पावर बताओ या वो वाली मिलिट्री पावर बताओ, कोई भी मिलिट्री पावर याद करके यार आ जाओ, 2 मिलिट्री पावर लिख देना है बस। 2007 में पूछा गया था, है बहुत पुराना, लेकिन इस बार भी पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। मेंशन वन डिफरेंस इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के उसमें क्या डिफरेंस है, हम तुमको ऐसे ही क्लू दिए दे रहे हैं। इसमें आंसर में लिखना है प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब कौन कौन बंदे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में लगते हैं और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में लगते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं बता रहा हूं यहाँ पे समझाने के लिए, आपको लेक्चर सुनना है और इसके आंसर को लिखना है। बता मैंने दिया क्या लिखना है। इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट के देखो कौन कौन लगता है, मैंने ऊपर बता रखा है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लगता है वो भी जान लो। इसमें कौन नहीं होता, इसमें प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में नॉमिनेटेड मेंबर का इस्तेमाल नहीं होता है, वाइस प्रेसिडेंट में होता है। कौन का होता है, कौन कौन होता है, ये जानना है। देखो क्या पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 फाइनेंशियल पावर। भैया
दो फाइनेंशियल पावर, ये नहीं पूछी कौन सी फाइनेंशियल पावर, कोई भी दो फाइनेंशियल पावर याद करके आ जाओ, यहां लिख दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ में आया? हम सिर्फ यहाँ पे तुमको बताने आए हैं बेटा कि कितना कितना क्या क्या पढ़ लेना है। बिसाइड्स बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया देयर इज अ 3 क्वालिफिकेशन, मतलब आपको कौन सा, यहाँ पे देखो क्या, बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के सिटीजन होने के बावजूद 3 ऐसी क्वालिफिकेशन है जो लिख के दिखानी है तुम्हें। तो क्वालिफिकेशन याद कर लो, 2012 में पूछी गई है प्रेसिडेंट के लिए, 3 क्वालिफिकेशन याद करनी है आपको, ठीक है। मेंशन द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू एलिजिबल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे देखो 2007 में इस तरह से पूछा गया आपको, तो ये लिखा ही ऊपर भी देखो किसी तरह से पूछी गई है क्वालिफिकेशन, तो आपको बिल्कुल मिला के प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन याद करनी पड़ेगी। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन द कंट्री, देखो अभी पूछा जा चुका है, 2012 में भी पूछा गया, 2005 में भी पूछा गया है, और दोनों पूछा गया, और पीछे भी अभी हमने दिखा चुके हैं 2014-15 में ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रेसिडेंट इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि बहुत फास्ट जा रहे हो, तो क्या लिखा है, प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन हेड ऑफ द नेशन, एक्सप्लेन द मैनर ऑफ द इलेक्शन इन टर्म ऑफ ऑफिस, कितने साल के लिए उसको इलेक्ट करते हैं ये बताना है, प्रेसिडेंट को कितने टाइम के लिए इलेक्ट किया जाता है ये बताइए, ठीक। और प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, इन कंटेक्स्ट एक्सप्लेन द मैनर ऑफ द इलेक्शन, ठीक है, समझे। तो क्या है, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो होता ही है, ठीक। अब इसके बारे में क्या लिखना है, इसके बारे में यार लिख दो, इसमें क्या लिखना है, इसमें ये लिखना कि भैया वो जो उसका इलेक्ट होने का इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में लिखना, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में लिखना कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में कौन कौन बंदे लगते हैं, क्या क्या लगते हैं, और ये बता देना कि वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, बस इतना एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ऊपर वाले भी क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि अब ये ज्यादा नंबर का आ गया, 2 से 3 नंबर का पूछा जा सकता है, क्या पता लॉन्ग आंसर में पूछ लिया जाए, तो इसमें स्टेट इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों इमरजेंसी एक्सप्लेन कर देना कि ये 3 कंडीशन है, और ये आर्टिकल स्टेट इमरजेंसी कब लगाई जाती है, ये 352 में लगती है, ये 356 में लगती है, ये 360 में लगती है, ठीक है आर्टिकल, तो ये इमरजेंसी तब तब लगती है और कौन सी कंडीशन में, ये लिख देना, बड़ा हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर और रिवेलेंट हो जाएगा जब आर्टिकल आप मेंशन कर दोगे, टीचर को लगेगा कि बंदे की नॉलेज बहुत डीपली ये पढ़ा हुआ है। वाई इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिफर टू द नॉमिनल हेड, नॉमिनल हेड भाई साहब क्यों बोलते हैं आपको पता है, उसका इलेक्टोरल कॉलेज की वजह से उसको नॉमिनल हेड बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जो वो पार्टी में हेड होता है जिसके पास ज्यादा पावर होती है वो पीएम होता है, ये नॉमिनल हेड होता है, वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। स्टेट 2 एग्जांपल ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर एंड सजेस्ट, अब देखो इसमें लेजिस्लेटिव पावर पूछी है प्रेसिडेंट की, कोई भी 2 लेजिस्लेटिव पावर याद कर लेना। कुल मिला के यहाँ पे क्या बात हम लोगों ने सीखी कि प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है यार जानना। अभी हो सकता है आने वाले कल में आगे अभी ये भी पूछेंगे, फाइनेंशियल पावर तो आई, इमरजेंसी में भी कौन सी पावर यूज कर सकता है, बिना प्रेसिडेंट की इमरजेंसी लगाई नहीं जा सकती है, ये सब चीजें हमने लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखी हैं। अगर बंदे ने लेक्चर पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन उसके लिए खिलवाड़ है, बस उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या क्या पूछा गया, 3 एग्जीक्यूटिव पावर बता दो, 3 फाइनेंशियल पावर बता दो, और क्या क्या पूछा गया 2008 में देखो पूछा भी गया है, रेफरेंस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राइट ऑप्शन टू द प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल सेंड टू हिम फॉर असेंट। अब देखो असेंट के लिए क्या था, अगर प्रेसिडेंट के पास बिल भेजा गया तो प्रेसिडेंट या तो उसे होल्ड कर लेगा, या तो अपनी असेंट दे देगा, या तो उसे रिटर्न कर देगा, ठीक है, रिटर्न कर देगा। अगर रिटर्न कर दिया तो ये बिल वापस चला जाएगा, और बिल जब वापस जाएगा तो वो लोग फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे, और जब फिर भेजेंगे तो प्रेसिडेंट उसको फिर से रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये पूरी बात आपको इसमें एक्सप्लेन कर देंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और भैया जिसने लेक्चर, फिर हम वही बोलेंगे, बार बार कहेंगे अरे सर कितना रिपीट कर रहे हैं इस बात को, भैया रिपीट तो करेंगे ही, बड़ी मेहनत से पढ़ाया था, ठीक। और ये बात अगर आपने पढ़ ली होगी उस लेक्चर में तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सारे क्वेश्चन आते होंगे यहाँ पे, ठीक। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ द रिपब्लिक, भैया हेड होता है रिपब्लिक का, क्यों होता है, उसका इलेक्टोरल कॉलेज फिर से यहाँ पे लिखना कि भैया इतने इतने लोग ऐसे ऐसे इलेक्ट करते हैं, इसलिए उसको इंडियन का रिपब्लिक हेड बोला जा सकता है, या उसे नॉमिनल हेड बोला जा सकता है। बिसाइड बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फिर देखो ये वाला क्वेश्चन अभी पूछा गया था ऊपर, सिटीजन होने के अलावा 3 क्वालिफिकेशन, मतलब आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। कुछ लोग यही क्वालिफिकेशन ये रट के जाते हैं ना, ही इज अ सिटीजन, मतलब क्वालिफिकेशन क्या रटते हैं, ये रटते हैं कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। भैया सिटीजन ऑफ इंडिया के अलावा भी 3 क्वालिफिकेशन आप तैयार करके जाइएगा, पूछी जाएगी, ठीक। जस्टिफाई द नीड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन, अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे, डायरेक्टली इलेक्शन करा दिए गए प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट के पास सेम पावर हो जाएगी जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। फिर दोनों के बीच में पावर स्ट्रगल देखने को मिलेगा और कोई भी पॉलिसीज का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, नेशन के हित में काम नहीं हो पाएगा फिर, ठीक।
अब 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या कोई अलग से कुछ पूछ लेते हैं? नहीं, उन्हीं क्वेश्चनों को मर्ज कर दिया जाएगा और कहेंगे भैया बता दो, उन्हीं क्वेश्चनों को मर्ज करके पूछ लेंगे। अब जैसे तुमसे हम एक ही 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आपको करना है। प्रेसिडेंट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इन कंसिस्ट टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विद रेफर टू। एग्जीक्यूटिव पावर बताओ अपॉइंटमेंट के उसमें है और राइट टू बी इन्फॉर्म के उसमें, ठीक है। अपॉइंटमेंट के उसमें क्या है कि भैया चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, पीएम को अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, जितने भी बड़ी कमेटीज हैं उसके चेयरमैन को अपॉइंट करता है। राइट टू इन्फॉर्म का क्या है, जितनी भी मेन चीजें हैं, सारी रिपोर्ट्स जितनी भी आती हैं, प्रेसिडेंट कहाँ रखता है? पार्लियामेंट के सामने रखता है सारी रिपोर्ट्स को। मान लो यूपीएससी की कोई लिस्ट आई, मतलब यूपीएससी की आई या इलेक्शन कमीशन की कोई रिपोर्ट आई या किसी भी मिनिस्ट्री की कोई भी रिपोर्ट आई, तो वो प्रेसिडेंट आती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट कहाँ रखता है? पार्लियामेंट के सामने रखता है, सारे मैटर को कंसर्न करता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप देखिएगा। डिस्क्रिशनरी पावर भी आपको बताइए प्रेसिडेंट की क्या होती है, जुडिशियल पावर क्या होती है। जुडिशियल पावर में भी यही लिख सकते हो यार कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट करता है, जजेस को अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, और इसके पास पार्डन की पावर है, रिप्राइज की पावर है, रिस्पाइट की पावर है, ये सब पावर है बताइएगा। पार्डन, रिप्राइज, रिपाइट, ये सब एक्सप्लेन करके मैंने क्या कहा था, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा एक एक लाइन में इनके बारे में लिख लीजिएगा ना। पार्डनिंग पावर में क्या होता है? रिमिशन कर सकता है वो, याद है? रिमिशन बताया था, रिस्पाइट बताया था, रिप्राइव बताया था, रिप्राइव के बाद क्या था? पार्डन था एक, और एक और था, एक और था, देखिएगा अभी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। डिस्क्रिशनरी पावर फिर पूछ ली गई है। तो कुल मिला के यही सब क्वेश्चनों से आपका पेपर फिल है। अगर आप इतना देख लोगे तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है। वही सब पावर रिपीट हुई है यार, जो आंखों के सामने दिख रही है। फाइनेंशियल पावर देखो दिख गई, 2 इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों दिखाया गया है, लेजिस्लेटिव पावर दिख गई है, इमरजेंसी वाला लिख दिया है। तो भैया क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पूछ लिया गया है। मतलब अगर आपने आगे के 2 पेज इस पीडीएफ के तैयार कर लिए, क्वेश्चन आंसर के 4 ही पेज हैं, 2 तैयार कर लिए, तो अब बाकी के 2 ऑटोमेटिक आपके तैयार हो जाएंगे। तो इतना आसान है, इतना आसान है, रटना नहीं, समझ के रटना। गधे वाला काम नहीं करना है, ठीक है ना? गधे वाला काम नहीं करना है, समझदारी से पढ़ना है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को मिला के पढ़ना है आपको ये चीज। तो चलिए भैया, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।